ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ किया जाए। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम 819वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों तक गुरुजी के विचार पहुंचें। इस पुस्तक का अगला अध्याय है जनसंख्या की समस्या भी सुलझानी होगी। आइए चिंतन करते हैं इस अध्याय पर। सभी एकाग्रचित्त होकर के सुनने का प्रयास करें। यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात न समझ में आवे तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरु जी लिखते हैं, अपने पास समय की कुछ विषम समस्याएं हैं जिनके संबंध में उन लोगों की चिंता गहरी होती जाती है जो मात्र अपनी उदर पूर्ति तक सीमित नहीं रहते, वरन समाज की विश्व की स्थिति के संबंध में भी अनुमान लगाते हैं और उसमें आवश्यक मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। इन दिनों प्रत्यक्ष और सुनिश्चित समस्याओं में सबसे बड़ी है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। विचारशील वर्ग इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने लगा है, किंतु अशिक्षित अनगढ़ वर्ग के लिए इसमें कुछ नया सूझता ही नहीं। पड़ोसियों संबंधियों के यहाँ बच्चे होते हैं और पलते रहते हैं, फिर हम ही क्यों चिंता करें। यह सोचना ऐसा ही है जैसा यह समझना कि रोज असंख्यों व्यक्ति बीमार पड़ते हैं और मरते रहते हैं, फिर हमें ही स्वस्थ रहने और जीवन की दिशा धारा बनाने की क्या आवश्यकता है। एक बहुत पुरानी बात है, लॉरेंस ने एक बेकार मित्र की आर्थिक चिंता को देखते हुए उससे मजाक में कहा था कि किसी ऐसी विधवा से विवाह कर लो जिसके 5-6 बच्चे हों, वे कमाते और तुम दोनों को खिलाते रहेंगे। पति पत्नी बैठे ठाले मजे में समय गुजारा करोगे। वो समय वास्तव में था ही ऐसा। जंगलों और जमीनों में कमी नहीं थी। पशु चराने, घास खोदने, लकड़ी बीनने और चिड़िया मछली मारने जैसे छोटे छोटे काम करने पर भी बच्चे कुछ न कुछ कमा लेते थे। उस कमाई के बल पर अधिक बच्चों वाला अधिक नफे में रहता था। न स्वार्थ थे न स्वार्थों के बीच टकराव। सहयोग पूर्वक साथ रहने में ही सबको भलाई दिखती थी, इसलिए उस प्रकार की जिंदगी पीढ़ियों तक कटती रहती थी। पर अब वे परिस्थितियां बिल्कुल नहीं रही। जमीन के चप्पे चप्पे पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। खाली कही जा सकने वाली ऐसी जमीन कहीं नहीं है जिसके आधार पर लाखों लोग अनायास ही गुजारा कर लेते थे। किसी गृहस्थ को किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। बड़ी आबादी के लिए नए झोपड़े बनाने होते थे तो उसके लिए भी बांस, फूस, लकड़ी उन्हीं सुविस्तृत सार्वजनिक जंगलों से मिल जाती थी। पीढ़ियां इतनी सशक्त चली आती थीं कि परिवार मोटा अन्न खाकर ही खुली वायु के सहारे मोटा तगड़ा बना रहता था। पर अब वैसा कहां है। कभी भेड़ बकरी पालने की तरह बच्चे बढ़ाना भी एक कमाऊ उद्योग रहा होगा, पर अब तो इसमें घाटा ही घाटा है। उपयुक्त वस्त्र, बिस्तर, स्कूली शिक्षा, दवा दारू, विवाह शादी, धंधा व्यवसाय बनाने में ढेरों धन खर्च होते, फिर भाई भाई परस्पर प्रतिद्वंदी और ईर्ष्यालु बनकर रहते हैं। सहयोग के स्थान पर उपेक्षा ही बरतते हैं। उनके बंटवारों की, दुर्गुणों की, बुरी आदतों की समस्याएं आए दिन उठती और बढ़ती रहती हैं। जो अपनी ही समस्याओं को नहीं सुलझा पाते, वे माँ बाप की सेवा क्यों करेंगे। यही दृश्य चारों ओर दिखते भी हैं। जिसके जितने अधिक बच्चे हैं वह उतना ही अधिक चिंतित, दुखी और कर्जदार पाया जाएगा। नए जमाने में मान्यताएं सुधारने के यह
नए तथ्य अब धीरे धीरे हर समझदार के मन में बैठने लगे हैं, जिन्हें प्रसव वेदना का भार लाद कर पत्नी का स्वास्थ्य चौपट करने में, अपने ऊपर पहाड़ जितना बोझ लादने में, बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में हया शर्म नहीं है। वे ही बच्चे जनने की खुशियां मनाते और बधाइयां बांटते देखे जाते हैं। जिनमें थोड़ी भी समझदारी का अंश है, वे गृहस्थी बसा लेने पर भी प्रजनन संकट को टालने का ही प्रयत्न करते हैं। मान्यताएं सुधरेंगी, भविष्य में समझदारी बढ़ेगी और लोग नफा नुकसान का, संभव असंभव का अनुमान सही रीति से लगाने लगेंगे। तब उन्हें किसी के प्रचार से प्रभावित होकर नहीं, अपने स्व विवेक के आधार पर ही यह निश्चय करना पड़ेगा कि बहुप्रजनन विपत्ति को प्रत्यक्ष निमंत्रण देना है। समय की विकटता जब अधिक बच्चे न पैदा करने के लिए लोगों को बाधित करेगी, तो वे इस आग में हाथ डालने से स्वयं ही रुकेंगे। लड़के अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा कर सकते हैं और उनकी पत्नियां उनके लालन पालन में कोई बाधा नहीं डालती, तो इसमें ही क्या बुरी बात है कि समर्थ लड़कियां अपने असमर्थ अभिभावकों की सेवा शुश्रूषा करें और पति के भाई बहनों की तरह पत्नी के छोटे भाई बहन भी उस खाते पीते परिवार में अपना आश्रय प्राप्त करें। जब लड़की और लड़के का कोई अंतर न रह जाएगा, तो इस वहम के दूर होने में भी कोई कठिनाई न रहेगी कि पुत्री नहीं पुत्र ही होना चाहिए। सच तो ये है कि लड़कियां सौम्य प्रकृति की होने तथा स्वतंत्र परिवार बसा लेने के कारण अभिभावकों के लिए चिंता का विषय नहीं बनती, वरन हंसने खेलने के दिन पूरे करके अपना दायित्व तो अपने ही कंधे पर संभाल लेती हैं। बढ़ती हुई महंगाई में अपना निज का निर्वाह ही भारी पड़ता है। फिर बच्चों का बोझ बढ़ाकर कमर तोड़ संकट आमंत्रित करना किसे पसंद आवेगा। अगले दिनों ये समझदारी बढ़ेगी, बढ़ती ही चलेगी। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी के रहते यह संभव न होगा कि कोई संतान बढ़ाए और चैन से दिन गुजारे। तथ्य समझ में आएंगे तो लोग इसका उपाय भी सोच लेंगे कि ब्रह्मचर्य न रह पाने पर भी, विवाह व्यवस्था बना लेने पर भी किस प्रकार प्रजनन से बचा जा सकता है। यह कुछ कठिन नहीं, अति सरल है। इस संबंध में तनिक सी सतर्कता भर से परिवार का सीमा बंधन हो सकता है। भले ही इस संदर्भ में किसी औषधि या उपकरण का उपयोग न किया जाए। मनुष्य समय की अवज्ञा करने की हठवादिता से जब विरत नहीं होता, तो प्रकृति उसका इलाज करती है। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी, कुपोषण, रोग निरोधक क्षमता का ह्रास, समस्याओं से उद्विग्न मन जैसी अनेकों समस्याएं मिलकर मनुष्य को अशक्त, अपंग, रुग्ण, पीड़ित रहने के लिए बाधित करेंगी और वे बेमौत मक्खी मच्छरों की तरह मरेंगे। इसके अतिरिक्त उदारता का एक क्रम दूसरा भी चलेगा कि धनी और भावनाशील स्वयं तो बच्चे न पैदा करें, पर अनगढ़ लोगों की अवांछनीय संतानों को पालने, पोसने, उनके साथ खेलकर मन बहलाने की नई पुण्य प्रक्रिया अपनाएं। ये ज्यादा अच्छा है कि हट्टे कट्टे लोगों को वंश और वेश के नाम पर पाखंडों के सहारे लूटमारी करते रहने को रोककर बढ़े हुए बच्चों के पालने और उन्हें सुयोग्य बनाने का नया परमार्थ कार्य चल पड़े। यह भी हो सकता है कि विधवाओं, परित्यक्ताओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसे आधार खड़े किए जाएं जिससे उन्हें सदा आंसू बहाते हुए ये जिंदगी न जीनी पड़े। आशा की जानी चाहिए कि समझने के प्रयत्न और प्रकृति के दबाव एक प्रकार की विवशता बनकर हर आदमी को सोचने के लिए बाधित करेंगे कि गृहस्थी बसाना यदि आवश्यक ही है, तो इन डेड लॉक जैसी स्थितियों में उसे किस प्रकार निर्वाह करना है। कई मंजिले मकान बनेंगे, आंगन, छत, छप्पर पर खाद्य उगाए जाएंगे, रेलें, मोटरें दुमंजिली बनेंगी, सड़कें बनाने के लिए सुरंगें खोदी जाएंगी, ऊर्जा के लिए प्राकृतिक गैसों का, सूर्य ताप का, गोबर गैस का आश्रय लिया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे शहर या बड़े कस्बे बसाने पड़ेंगे। गांवों में बिखरी जमीन को समतल बनाकर उसके बड़े बड़े फार्म बनेंगे जो सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत चल सकें।
खाने की आदतें बदलनी पड़ेंगी। अन्न का स्थान कंद और शाक लेंगे। तिलहनों का पाउडर दूध का काम देगा। पशुओं को बड़े उद्योगों की श्रेणी में रखकर उनका लाभदायक व्यवसाय चल सकेगा। जमीन जब मनुष्यों के लिए ही कम पड़ेगी तो पशुओं के लिए चारागाह कहां से आवेंगे। इससे तो अच्छा ये है कि जितनी भी जमीन बनाई जा सके उस पर जलाऊ लकड़ी या फल चारा देने वाले पेड़ लगाए जाएं। पशुओं और पेड़ों में से एक का चयन करना हो तो वृक्ष पहली श्रेणी में आते हैं और पशु दूसरी श्रेणी में। उनका मांस महंगा होता है और हानिकारक भी सिद्ध होता है। अगले दिनों बढ़ती समस्याओं में सर्व प्रमुख है जनसंख्या की बढ़ोतरी। जमीन रबड़ की तरह खींचकर बढ़ाई नहीं जा सकती। अनगढ़ प्रजा बच्चे जने बिना नहीं रह सकती। ऐसी दशा में हमें अनेक उपाय सोचने पड़ेंगे। जिस आगत विभीषिका से अगले दिनों किसी प्रकार आत्मरक्षा की जा सके, यदि कोई उपाय कारगर न हुए तो प्रकृति का विनाश चलेगा और आबादी उतनी ही बच पावेगी जितनी के लिए कि धरती पर गुंजाइश है। यह अपनी बुद्धिमानी पर निर्भर है कि संतुलन हंसते हंसाते बुद्धिमत्ता पूर्वक बिठाए या रोते कलपते बाधित और विवश होकर उस सीमा में रहें जिसमें कि रहने का औचित्य है। समझदारी इसी के लिए दी गई है, उसके सहारे कठिनाइयों का हल खोजा जाए और प्रगति की दिशा में योजनाबद्ध कदम बढ़ाया जाए। आज इसी अवलंबन को अपनाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। अगला अध्याय है साथियों, नारी की प्रतिभा उभरेगी, क्षमता निखरेगी। भेद बुद्धि अनैतिक है। नर और नारी का मध्यवर्ती अंतर कृत्रिम है। दोनों ही मनुष्य वर्ग के अविच्छिन्न अंग हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं। दोनों की अपनी अपनी विशिष्टता एवं उपयोगिता है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। एकाकी रहने पर दोनों ही अपूर्ण एवं खीज असंतुष्टि अनुभव करते हैं और निरसता निराशा के दो पाटों के बीच आकर अनाज में रहने वाले घुन की तरह पिस जाते हैं। दोनों अपने आप में समर्थ एवं स्वावलंबी हैं। एक दूसरे की सेवा, सहायता, श्रद्धा और सद्भावना के आधार पर किसी को किसी के हाथों अपना स्वाभिमान बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई किसी पर भौतिक क्षेत्र में आश्रित नहीं है, पर फिर भी पारस्परिक सद्भावना अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता तथा प्रसन्नता को कई गुना बढ़ा लेते हैं। यह आदान प्रदान विश्व ब्रह्मांड की स्थिरता और गतिशीलता का आधार है। नर नारी चेतना के पिंड और पुंज होने के कारण परस्पर सहयोग से शोभा, सुंदरता और उपयोगिता बढ़ा लेते हैं। मानवीय गरिमा की स्थिरता और अभिवृद्धि में नर नारी का समान योगदान है। कोई किसी से न तो वरिष्ठ है न कनिष्ठ है। यह सदाशयता और सज्जनता ही है जिसमें नम्रता और कृतज्ञता से प्रेरित होकर वे एक दूसरे से छोटे बनने का प्रयत्न करते हैं और समर्पित रहने में अनुभव करते हैं संतोष, गर्व और उल्लास। इस पारस्परिक सद्भाव के उत्पादन से किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है और न इसमें हीनता के लिए कहीं कोई गुंजाइश है। दोनों मिलजुल कर अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। दो भिन्नता एकता में परिणत होती है। गाड़ी दो पहियों पर चलती है। ताली दो हाथ से बजती है। यात्रा के निमित्त दोनों पैर उठते हैं। दो आंखों को, दो कानों को, दो नथुनों को, दो फेफड़ों गुर्दों को परस्पर पूरक ही कहा जा सकता है। इनमें से एक रहे दूसरा न हो तो कुरूपता तो बनेगी ही। दोनों का काम एक को करने पर शक्ति का क्षरण भी अनावश्यक रूप से होगा। दोनों के काम अलग अलग हैं, किंतु कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आवश्यकता अनुसार कामों को अदल बदल भी सकते हैं। काम सो काम, पर उसमें कोई ऊंचा है न नीचा, न किसी का किसी क्षेत्र में छोटापन है न बड़प्पन। सुविधा के लिए काम का विभाजन, वर्गीकरण किया जाता है। चलने में बायां पैर आगे उठता है और खाने में दाहिने ही हाथ की पहल होती है। इसमें न किसी की इज्जत घटती है न बढ़ती है। जहां ऐसा भेदभाव पैदा हुआ
समझना चाहिए कि अनर्थ का बीजारोपण हो गया। इसका प्रतिफल बुरा ही होकर रहेगा। जनसंख्या का आधा भाग नर है तो आधा भाग नारी है। प्रगति और अवगति के लिए दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। यदि किसी की योग्यता को प्रतिबंधित किया जाता है तो समझना चाहिए कि मानवीय आचार संहिता का हनन हो रहा है। परस्पर प्रोत्साहन ही दिया जा सकता है, आगे बढ़ाने में सहयोग भी। यह कार्य प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा का उपहार देकर ही कराए जा सकते हैं। दोनों उदारता और सच्चाई भरे मन से एक दूसरे के लिए यह अनुदान प्रस्तुत करें और व्यक्तित्व को बलिष्ठ, समर्थ, प्रखर बनाने में सहयोगी भी बने। गलतियों को हंसी में उड़ाते रहने और सेवाओं को अविस्मरणीय रखने से ही आपस की घनिष्ठता बनती है और मजबूत गांठ की तरह बंधती है। पक्षपात मिटाना ही होगा। इन सिद्धांतों को पिछले दिनों उपेक्षा होती रही। नर को स्वामी और नारी को पालतू पशु का स्थान मिलता रहा है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भारी पक्षपात बरता जाता रहा है। नारी घूंघट निकाले नर नहीं, नारी सती हो नर नहीं, नारी को दहेज देना पड़े नर को नहीं, नारी पिटे नर नहीं, बिना संरक्षण के नारी घर से बाहर कदम न रख सके और नर स्वच्छंद विचरे, नर एक साथ कई विवाह कर ले पर नारी विधवा होने पर भी नहीं। यह ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें न्याय और औचित्य की कसौटी पर कस करके खरा नहीं माना जा सकता, किंतु फिर भी वे रहे हैं और आज भी पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से रह रहे हैं। इसका सीधा सा परिणाम ये हुआ है कि केवल पुरुष को ही पूरी गाड़ी धकेलनी पड़ी है, नारी का सहयोग कर सकने का अवसर ही न मिला। फलतः उसकी प्रतिभा छिजती, घटती और गिरती गई। परिणाम समूचे समाज को सहना पड़ा। वो अर्ध विकसित बनकर रहा, अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की तरह किसी प्रकार घिसते हुए चला। नारी को रमणी, कामिनी, भोग्या और काम कौतुक के लिए विनिर्मित समझा गया। रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, प्रसाधन इसलिए उस पर लादे गए ताकि वह अधिक आकर्षक, उत्तेजक प्रतीत हो। लाल सिंदूर लगाकर अपने को सधवा किसी की संपत्ति होने की घोषणा करे। नख शिख की सुंदरता और मांसलता के आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया। रूपवती प्रिय लगी और सामान्य बनावट वाली तिरस्कृत होती रही। उनका अवमूल्यन और उपहास हुआ। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जो कामुकता भड़का सके, अनिच्छा होने एवं अखरता रहने पर भी उस आदेश को शिरोधार्य करती रहे, उसे ही पतिव्रता माना जाए। इस संदर्भ में शिक्षित, अशिक्षित, भारतीय, यूरोपीय सभी क्षेत्रों की नारियों को अपनी अपनी कठिनाइयां हैं। किन्हीं को दबाव सहना पड़ता है तो किन्हीं को लुभावने आकर्षणों की सुनहरी जंजीर से बांधा जाता है। विचारणीय है कि क्या भविष्य में नारी को रबड़ की गुड़िया या कठपुतली की तरह ही जीवन यापन करना पड़ेगा? क्या वह अपनी प्रतिभा का उपयोग व्यक्तित्व को प्रखर और समाज को समुन्नत बनाने में कभी भी न कर सकेगी? यदि ऐसा हुआ तो समझना चाहिए कि संसार पर लदा हुआ पिछड़ापन आधी मात्रा में तो अनिवार्य रूप से बना ही रहेगा। नारी की एक और बड़ी भूमिका है प्रजनन। वह मात्र प्रसव ही नहीं करती, वरन भावी पीढ़ी का स्तर भी विनिर्मित करती है। वह सच्चे अर्थों में भविष्य की निर्मात्री है, क्योंकि बालक माता के संस्कार लेकर ही जन्मते हैं और शैशव की सारी अवधि उसी के संरक्षण में गुजारते हैं। तदनुसार उनके गुण, कर्म, स्वभाव का ढांचा अधिकतर इसी अवधि में ढल लेता है। बाद में तो उस पर खराद होती रहती है। इस संदर्भ में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वह मान्यता है कि जिसमें नारी का मूल्यांकन उसकी सुंदरता, कामुकता के आधार पर किया जाता है। आज विवाह का प्रचलित अर्थ कामुकता की कानूनी छूट के रूप में नारी का प्रयुक्त होना। इस हेय मान्यता के कारण ही वह फुसलाई जाती है, बिकती है, व्यभिचार, बलात्कार की शिकार होती है। किसी विभाग में नौकर है तो अफसरों के इशारे पर चलने में ही खैर मनाती है। प्रतिशोध करने पर अभियोगों और लांछनों से लदती है। कॉल गर्ल्स बनने से लेकर कैबरे डांसों तक में वेश्याओं के कोठों में उसकी दयनीय दुर्दशा देखी जा सकती है। भूली भटकी जहां तहां नारी निकेतनों में भर्ती होती है। तलाक और गर्भपात की व्यवस्था उसके लिए कितनी कष्टकर और आघातपूर्ण होती है, उसे भुक्तभोगी स्थिति में ही जाना जा सकता है। बाल विवाहों से उनका शरीर किस प्रकार खोखला और रोगी हो जाता है, इसकी जानकारी सर्वेक्षणकर्ताओं ने अनेक अवसरों पर प्रकट की है। बदलना होगा दृष्टिकोण, नारी को इस स्थिति से उबारना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान कुदृष्टि, कामुक चिंतन की शिकार होने से उन्हें बचाया जाए।
समानता का वास्तविक तात्पर्य यह है कि मान्यता और भावना की दृष्टि से नर नारी भाई की, बहन बहन की, या भाई बहन की दृष्टि से भाई पारस्परिक संबंधों को देखें। प्रेत पिशाच की तरह कामुकता को सिर पर न चढ़ी रहने दें। आंखों में शैतान की कुदृष्टि न घुसी रहे। भोग्या और उपभोक्ता का रिश्ता न रहे। कामुकता को न आवश्यक समझा जाए और न महत्व दिया जाए। पशुओं में प्रजनन अवधि आने पर मादा ही प्रथम प्रस्ताव करती है। नर बिना अनुरोध के साथ साथ जीवन भर रहने पर भी अपनी ओर से छेड़खानी का कभी कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होने देता। यही प्रचलन मनुष्यों में भी रहे तो शरीरों का ऐसा सर्वनाश न हो जैसा कि इन दिनों होता रहा है। उन मानसिक विकृतियों से छुटकारा मिले जो उत्कृष्ट चिंतन के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। बलात्कार, व्यभिचार, अपहरण आदि की जो दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, उनकी कोई संभावना या गुंजाइश ही न रहे। सौंदर्य देखने की पुलकन की वस्तु है, उसे मरोड़ देने, गला घोट देने के लिए नहीं सृजा गया है। देवियों की प्रतिमाएं सुंदर भी होती हैं और सुसज्जित भी। उन्हें मंदिरों में प्रतिष्ठित देखा जा सकता है। दृष्टि सदा मातृभाव से सनी पवित्रता से ही भरी रहती है। यही दृष्टि हाड़ मांस की नारी के लिए भी रखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में सच्चे प्यार की भावनाएं बनती हैं और गिराने की नहीं, अधिक विकसित करने की इच्छा होती है। इसी मनोभूमि से नर नारी के बीच पारस्परिक स्नेह सौजन्य पनपता है और उनके सच्चे मन से मिलने पर ही 1 और 1 11 की उक्ति चरितार्थ होती है। आज की विषम वेला में तो दाम्पत्य जीवन में और अधिक तप संयम बरतने की ही आवश्यकता है। हंसने मुस्कुराने भर से काम घृणा की मानसिक पूर्ति हो जानी चाहिए। साथ साथ रहने, काम करने, एक दूसरे को अधिक सुयोग्य बनाने, सम्मान देने, प्रशंसा करने में जो प्रसन्नता होती है, उस पर घिनौनी कामुकता को निछावर किया जा सकता है। अगले दिनों नारी को प्रतिबंधों, दबावों, तनावों, बंधनों से मुक्त करके सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करने की स्थिति में लाना होगा। उसे काम कौतुक से उबार कर व्यक्तित्व निखारने, प्रतिभा उभारने और योग्यता बढ़ाने के लिए समुद्यत करना होगा। ये समय की अनिवार्य आवश्यकता है। उसे साहित्यकारों, चित्रकारों, विज्ञापन वालों, फिल्म व्यवसायियों के लिए मनोरंजन और कमाई का साधन नहीं बनने देना चाहिए। उसे इस रूप में सज्जित प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह विलास की पुतली दीख पड़े और इस कारण हर ओर से विपदाओं के बादल टूटें। अगले दिनों नारी को हर क्षेत्र में नर की समता करनी होगी, सहायक की समर्थ भूमिका निभानी होगी। पर यह संभव तभी है जब उसे कामुकता की नारकीय अग्नि में जलने और जलाने से बचाया जाए। अगले दिनों नारी का देवी स्वरूप निखरना है जिससे वह सर्वत्र सुख शांति की स्वर्गीय वर्षा कर सके। अध्यात्म क्षेत्र की यह जिम्मेदारी है कि आने वाले वर्षों में नारी को जन नेतृत्व हेतु आगे बढ़ाएं। इस तरीके से साथियों आज का स्वाध्याय पूर्ण हुआ और यह अध्याय भी समाप्त हुआ। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। और ये जो विचार हैं नारी के प्रति, जनसंख्या के प्रति, ये विचार घर घर तक पहुंचने चाहिए। हर नवयुवक, हर नवयुवती तक ये विचार पहुंचे, ऐसा आप सभी प्रयास करें जिससे कि इस धरती पर गुरुदेव की योजना को साकार होने और उनकी भविष्यवाणी को साकार होने में हम सब सहयोग कर सकें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।